नमस्कार साथियों। तो हमने क्या किया, सबसे पहले ये आपका चल रहा है 2011 का फर्स्ट सीटिंग क्वेश्चन बैंक साइंस चल रहा है, ठीक है मेरे भाई। इनमें से हमने क्या कहा, ऑब्जेक्टिव का जो वीडियोस था, जो भी ऑब्जेक्टिव पूछा गया था 1 से लेकर के 20 नंबर तक में 10 प्रश्न था ऑप्शन वाला, 10 प्रश्न था विदाउट ऑप्शन वाला, वो वाला हमने क्लियर किया, ठीक है। उसके बाद मेरे भाई ये जो आपका अब 2 नंबर का पूछा गया लघु उत्तरीय प्रश्न 2 मार्क्स का, वो भी हमने बताया। फिर 3 मार्क्स का पूछा गया, पहले 2011 में ऐसे पूछता था, 3 मार्क्स का भी हमने वीडियोस बना के क्लियर कर दिया। आज देखेंगे मेरे भाई 5 मार्क्स का टोटल आज खत्म हो जाएगा, जितना भी टोटल खत्म हो जाएगा मेरे भाई, है ना। तो अगर आप इन सभी को देखना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं उनका लिंक दे दूंगा, ठीक है, वहाँ से देख लीजिए, या फिर आप प्लेलिस्ट चेक कर सकते हैं मेरे भाई। क्या चीज़, प्लेलिस्ट चेक कर सकते हैं, है ना। बोलेगा सर जी डिस्क्रिप्शन बॉक्स कहाँ से निकलेगा, तो मेरे भाई देखिए जहाँ पे लिखा होगा, ये आपका लिखा होगा ना 2011, ये जो हमने ही लिखा 2011 का फर्स्ट सीटिंग लिखा होगा मोटा अक्षर में ब्लैक में, उसको टच कीजिए, ठीक है। तो जैसे टच किए होंगे मेरे भाई आपका एक जो कि फाइल ओपन हुआ होगा, तो वही डिस्क्रिप्शन बॉक्स है, लेकिन वहाँ पे ज़्यादा लिंक शो नहीं करता होगा, ठीक है। तो आपको लिखा होगा मोर, ठीक है, तो मोर लिखा होगा MORE, तो वहाँ पे टच कीजिए, आपका लिंक खुल जाएगा। आप जो वीडियो देखना जैसा देखना चाहते हैं वो देख लीजिए मेरे भाई। टोटल क्वेश्चन बैंक भरा पड़ा है, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए 13वां नंबर प्रश्न का यूज कर रहा हूँ मेरे भाई। ये अब दीर्घोत्तरीय प्रश्न इससे आगे, ठीक है। 12 नंबर तक था, 3 होता, 3 नंबर का, फिर 2 नंबर का, ऐसे था, बता दिया था सर। तो कहता है कि एथेनॉल क्या है, इसका समान सूत्र भी लिखे, उदाहरण भी दे, प्रयोगशाला में एल्कोहल कैसे तैयार किया जाता है, ठीक है, ये भी बताए। तो बिल्कुल घबराना नहीं मेरे भाई। देखिए हमने क्या लिखा, एथेनॉल, है ना, एथेनॉल एल्कोहल श्रेणी का दूसरा सदस्य, मेरे भाई इथेनॉल आ गया, तो कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो एथेनॉल क्या है, एल्कोहल का मतलब था शराब बनाने के लिए जो प्रयोग किया जाता है, जो खट्टा उट्टा कर करके जो कि शराब बनाता है, तो एल्कोहल है वो। शराब क्या आपका, एल्कोहल, बियर, शराब, ये सब एल्कोहल है। तो इसका दूसरा सदस्य है, क्या है मेरे भाई, एथेनॉल जो है एल्कोहल श्रेणी का दूसरा सदस्य, दूसरा नंबर पर आता है। आप पढ़े होंगे मेरे भाई आप पढ़े होंगे मेथ, हमने बताया मेथ, एथ, प्रो, ब्यूट, हेड, हेक्सेन, ऐसे सब पढ़ाए थे। तो मेथ का मतलब मेथेनॉल, एथ का मतलब एथेनॉल, एथ 2 नंबर पर आती है, एथेनॉल हो गया। तो भाई हमने बोला एथेनॉल एल्कोहल, ये एल्कोहल श्रेणी का एथेनॉल है, ठीक है, एल्कोहल श्रेणी का ही एक एथेनॉल है, तो ये दूसरा सदस्य है, तो हमने ये लिख दिया। फिर सभी एल्कोहल में यह सबसे अधिक महत्वपूर्ण और उपयोगी है। जितना भी है ना ये नॉल वाला, पीछू में जो नॉल लगता है, एथ, मेथ, प्रो, ब्यूट, हेट, ये सब जो है सबसे ज़्यादा पावरफुल एथ है, एथेनॉल, एनॉल जुटा है, ठीक है। तो एथेनॉल तो सबसे ज़्यादा पावरफुल है, ध्यान में रखना। तो उपयोगी है, यह कमरे के तापक्रम पर द्रव अवस्था में होता है, और कमरे के ताप पर यह द्रव अवस्था में होता है मेरे भाई, ठीक है। द्रव का मतलब जो कि तरल पदार्थ, द्रव ना। और इसका समान सूत्र जो है, सूत्र पूछा गया था कि सूत्र बताइए। समान सूत्र था C2H5OH, ठीक है। इनका समान सूत्र C2H5OH होता है, ध्यान में रखना है बात को। आगे देखिए उदाहरण बोला था, तो हमने लिखे इससे बियर, शराब, विक्सी, है ना, बिस्की इत्यादि बनाया जाता है। यानी कि एल्कोहल का प्रयोग करके शराब बनाएगा, बियर बनाएगा, शराब बनाएगा, विस्की, है ना, आदि जो कि पदार्थ बनाया जाता है, ठीक है। ये बात ध्यान में रखना। तो बोला क्या चाहिए, उदाहरण दे, तो हमने उदाहरण भी लिखा। अब है प्रयोगशाला, चलिए अब प्रयोगशाला पर चर्चा करते हैं, ठीक है। तो प्रयोगशाला में एथेनॉल या एल्कोहल, एथेनॉल बोलिए या एल्कोहल बोलिए, दोनों एक ही है मेरे भाई, ठीक है। तो ये आपका डाउट नहीं रहना चाहिए। एथेनॉल या एल्कोहल बनाने की विधियां, अब यहाँ पे विधियां लगा, हमने लिखा कि प्रयोगशाला में एथेनॉल है ना, एथेनॉल बोलिए, एथेनॉल है, यहाँ पे एथेनॉल लगे, एथेनॉल जो है एथिल क्लोराइड का फॉर्मूला C2H5Cl है, ठीक है। तो आपको ये नहीं भी लिखेगा कोई दिक्कत नहीं, हमने डायरेक्ट बस लिखने बताया था कि हम एक एग्जांपल देकर समझाऊंगा। तो एथिल क्लोराइड को सोडियम हाइड्रोक्साइड का फॉर्मूला NaOH है कि जलीय घोल के साथ गर्म किया जाता है, जल में मिला करके इसको गर्म किया जाता है, तब आपका जो कि बनता है एथेनॉल, ठीक है। क्या चीज़ मेरे भाई, एथेनॉल बोलिए या एल्कोहल यानी शराब बोलिए। अब यहाँ पे हमने वही लिखा लिया, एथिल एल्कोहल C2H5Cl, देखिए यहाँ पे है, और प्लस हमने गर्म किया किसमें, ये सोडियम हाइड्रोक्साइड, ये भी लिया, इसको मिला दिया जल में, ठीक है। क्या मेरे मिला दिया, जल में मिला दिया, ठीक है।
तो जल में जैसे ये मिलाया, अब यहाँ पे गर्म कर रहे हैं, तो गर्म जैसे किए तो वहाँ पे हमें बना C2H5OH। C2H5OH जो कि फार्मूला किसका मेरे भाई, एल्कोहल या एथेनॉल बोल सकते हैं, ये बना। और NaCl जो है, ये NaCl जो है आपका उड़ गया, खत्म हो गया, तो ये शराब बन गया। तो इन सभी को मिला करके जब गर्म किया जाता है तब ये शराब बनता है। शराब के दौरान NaCl जो है कि बाहर निकल जाता है। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ कि आपको ये समझ में आ गया। अब देखिए मेरे भाई, आप जो है ना, आपसे क्या पूछा, यही पूछा था कि प्रयोगशाला में एल्कोहल कैसे तैयार किया जाता है, तो ये हमने लिखा, ये जो चीज़ बोला वो हमने लिखा। अगर आप लिखना चाहते हैं तो ये वाला चीज़ आप लिख लीजिए, या नहीं भी लिखेगा तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, क्योंकि आपसे गुण नहीं पूछा गया। अगर गुण पूछता तो गुण लिख देते, हालांकि हम यहाँ पे बता देता हूँ गुण भी। ठीक है, तो भौतिक गुण है ना, गुण धर्म, तो यह रंगीन होता है मेरे भाई, यह क्या होता है, रंगीन होता है, रंगीन। ठीक है, इसमें मीठी गंध होती है। अब दारू बना रहा है, बियर है, शराब, इसमें थोड़ा सा मीठी गंध होगा, रंगीन होगा नहीं। आप देखिए बियर लाइए, बिस्किट लाइए, इसका कलर वाइज कलर आपको दिखेगा। यह एक अच्छा विलायक है। विलायक का मतलब जिसमें कोई चीज़ घुल जाता है, विलायक का मतलब विलय हो गया, विलीन हो गया ना। तो यह अच्छा एक जो है, जैसे हमने लिखा पानी, क्या जैसे पानी में कोई चीज़ घुल जाएगा है। इसे थोड़ी मात्रा में पीने से भी मादकता मतलब नशा पैदा हो जाती। जब बियर पियोगे, विस्की पियोगे तो नशा तो आएगा ही ना, शराब पियोगे तो। बस ये था इसका गुण, तो हमने भी गुण लिख दिया। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ कि टोटल जो भी हमने बताया मेरे भाई आपको अच्छी प्रकार से लर्न हो गया होगा और समझ में भी आया होगा। कहीं पे कोई डाउट नहीं होना चाहिए मेरे भाई। यदि अभी भी लगता है कि कोई डाउट, कोई प्रॉब्लम, तो कमेंट बेझिझक कर सकते मेरे भाई। हाँ, यदि पसंद आया है मेरे भाई तो इस वीडियो को अवश्य ही अभी तुरंत लाइक कर दीजिए। अब देखिए 14वां नंबर में कैसे पूछ देगा। कहता अत्यधिक व्यायाम के कारण खिलाड़ी के शरीर में क्रैम्प का मतलब ऐंठन होने लगता है, क्यों होता है? ज़्यादा कोई व्यायाम करता है तो खिलाड़ी के शरीर में क्रैम्प उत्पन्न होता है, क्यों? दूसरे का पॉइंट में कहता है जब एड्रेनलिन हार्मोन रुधिर में मिल जाता है तो शरीर में क्या अनुक्रिया होती है, यानी शरीर पर क्या होता है। तो सबसे पहले देखेंगे हम कि अत्यधिक व्यायाम के कारण क्या होता है। तो मेरे भाई हमने लिखा कि जब भी अत्यधिक व्यायाम के दौरान खिलाड़ी के शरीर में ऑक्सीजन की कमी हो जाती है, बिल्कुल ज़रूरी बात है। जब कोई खिलाड़ी है, आप ही ज़्यादा दौड़िएगा तो आपका ऑक्सीजन जो है ना ज़्यादा अप डाउन ऑक्सीजन आएगा जाएगा, ज़्यादा ऑक्सीजन की ज़रूरत पड़ेगा, जिसमें कि ऑक्सीजन का क्या जाता है ना, थोड़ा सा ही दूर दौड़ के जाते हैं तो हैबिट नहीं है तो ऑक्सीजन वहाँ पे कमी होने लगे। जैसे कमी होगा तो शरीर में अवायवीय शोषण, यहाँ के अवायवीय का मतलब जहाँ पे हवा नहीं, वो वाला शोषण जो कि प्रारंभ होता है। क्या होता है? अवायवीय शोषण प्रारंभ होने लगता है, जिससे पायरुवेट लैक्टिक अम्ल में परिवर्तित हो जाता है। मेरे भाई हमारे शरीर में है पायरुवेट, जब तक पायरुवेट रहेगा तब तक जो है कि मेरे भाई दौड़ेंगे तो थकेगा नहीं। तो ये जैसे ऑक्सीजन की कमी होने लगा वैसे पायरुवेट हार्मोन की जो है कि कमी होने लगा, ये पायरुवेट लैक्टिक अम्ल में परिवर्तित हो जाता है, यानी ये धीरे धीरे लैक्टिक अम्ल में बदल जाता है। कमी हो करके क्या जाता है? लैक्टिक अम्ल में बदल जाता है। और जैसे लैक्टिक अम्ल में बदल गया मेरे भाई, वैसे ये लैक्टिक अम्ल क्या करता है? पूरे शरीर को जो कि थका देता है। और खिलाड़ी के शरीर में इसी लैक्टिक अम्ल के कारण जो कि क्रैम्प उत्पन्न होने लगते, यानी कि थका देता, ऐंठन आने लगता, क्रैम्प यानी ऐंठन होने लगता। तो किसके कारण? मेरे लैक्टिक अम्ल के कारण। जब भी कोई बंदा या बंदी आप ही है ना, यदि ज़्यादा काम कर रहे हैं तो आपका शरीर में जो कि पायरुवेट अम्ल जो है कि उत्पन्न हो रही है, पायरुवेट अम्ल जो है कि लैक्टिक अम्ल में बदल जाएगा, तो आपके शरीर को पूरा थका देगा बॉडीज को। अब उससे छुटकारा पाना है तो ये लैक्टिक अम्ल को भगाने के लिए मेरे भाई है ना, फिर से पायरुवेट अम्ल में कन्वर्ट करने के लिए टैबलेट का यूज करना पड़ता है। तो कई जो धावक होता है, दौड़ने वाला होता है, जिसे किसी का जोप लगने लगा जा रहा है तो वो टैबलेट का यूज करके चले जाते हैं, ताकि दौड़ने वक्त जो कि परेशानियों का सामना उतना करना ना पड़े। ठीक है मेरे भाई, ऐंठन ना करे। ठीक है, तो ये होता है। तो हमने क्या क्या ये आपको बताया। हाँ, इतना सा मेरे भाई आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, 2 मार्क्स का भी पूछा जाता है, पूछ भी लिया है। ठीक है, तो ध्यान में रखना। तो जैसे जैसे आएगा वैसे मैं चर्चा करते जाऊँ। यहाँ पे 5 मार्क्स का पूछा है, इसलिए यहाँ पे 2 प्रश्न को एक ही साथ जो कि कवर किया गया। ठीक है मेरे भाई, चलिए अगला प्रश्न देखिए यहाँ पे बस 2 नंबर में। ये भी मेरे भाई आपके जीवन में जो कि बहुत जो कि लाभदायक है, ये सब चीज़ का ज्ञान रहना चाहिए आपके पास। ठीक है, तो देखिए हमने क्या लिखा कि एड्रेनलिन हार्मोन अधिवृक्क ग्रंथि से स्रावित होते हैं। मेरे भाई एड्रेनलिन हार्मोन जो है ना हमारे शरीर में है ना, वो अधिवृक्क ग्रंथि, जिसको कहते हैं एड्रेनल कभी कहते हैं ना, एड्रेनल भी कहते हैं, उस ग्रंथि से क्या होता है? स्रावित होता है।
इस हार्मोन को आपातकालीन हार्मोन कहते हैं मेरे भाई। ये जो हार्मोन है एड्रेनलिन हार्मोन, जो कि आपातकालीन हार्मोन, इमरजेंसी हार्मोन भी कहते हैं इसको, ठीक है। क्यों मेरे भाई? क्योंकि जब कोई इंसान तनाव, डर, भय आदि की स्थिति में होता है तब एड्रेनलिन हार्मोन स्रावित होता है मेरे भाई। कोई बंदा या बंदी है, उसको कोई डर लग गया, कोई चीज़ का भय हो गया या झगड़ा होने लगा, ठीक है, लड़ाई होने लगा, तो वहाँ पे एड्रेनलिन हार्मोन स्रावित होगा। ये क्या करता है, आपके पास एक ताकत देगा, क्षमता देगा एड्रेनलिन हार्मोन की उस बंदा से या बंदी से जिनसे भी लड़ाई हो रहा है या टेंशन है, तनाव है, उससे लड़ो, ठीक है। क्या करो? लड़ो। तो हार्मोन स्रावित होता है ताकि आपातकालीन का सामना कर सके। आपातकालीन का क्या कर सके मेरे भाई? सामना कर सके। इससे हृदय की धड़कन एवं श्वसन दर बढ़ जाती है। इससे क्या होगा, जब भी एड्रेनलिन हार्मोन स्रावित होगा तो आपका जो हृदय की धड़कन जो धक 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 करने लगा, समझ लो कि एड्रेनलिन हार्मोन आ गया है, अब मेरे पास एक ताकत आ गया है मेरे भाई। और श्वसन दर भी बढ़ जाती है ताकि वो जो भय लगा है उससे लड़ सके, क्षमता उससे जो कि थोड़ा सा डट कर सामना कर सके, ताकि ढेर सारी ऊर्जा प्राप्त हो सके, ताकि ऊर्जा जो है कि ढेर सारा मिल सके, है ना। इसके देखिए हमने लिखा हो सके, इसलिए इसे संकटकालीन हार्मोन भी कहते हैं। संकटकालीन, संकटों से रक्षा करने वाला पूछ देगा कौन हार्मोन है मेरे भाई, तो आप बोलेगा एड्रेनलिन हार्मोन है। एड्रेनलिन हार्मोन हमारे जीवन में बहुत बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है, ठीक है। और इस हार्मोन को करो या मरो भी कहते हैं, लड़ो या उड़ो भी कहते हैं, इस नाम से जाना जाता है मेरे भाई। यदि किसी से लड़ाई हुआ तो कहे लड़ो, लड़ जाओ या भाग जाओ, उड़ जाओ मेरे भाई वहां से, क्योंकि एड्रेनलिन हार्मोन स्रावित हुआ। लड़ो या उड़ो, करके दिखा दो या मर जाओ, करो या मरो, है ना, करके दिखा दो, सफलता हासिल कर दो या मर जाओ, ये होता है, ठीक है। ध्यान में, तो ये एड्रेनलिन हार्मोन का जो कि काम था। तो उम्मीद करता हूँ ये समझ में आ गया होगा, ठीक है। चलिए मेरे भाई नेक्स्ट प्रश्न पर चर्चा करते हैं। ये देखिए 15वां नंबर में क्वेश्चन क्या पूछा दिया गया, 5 नंबर का। कहता मनुष्य में दोहरे रक्त संचरण की व्याख्या कीजिए तथा इसके महत्व पर प्रकाश डालें। मेरे भाई ये सब क्वेश्चन आपके लिए इंपॉर्टेंट है, ठीक है, तो माइंड में आपको रखना है और जैसे खत्म होगा वैसे मैं टेस्ट ले लूँगा, ये बात तो आपको पता होना चाहिए ना। चलिए तो हमने लिखा कि मनुष्य में, ये आपका क्वेश्चन है, व्याख्या करना है। क्या बोला? मनुष्य में दोहरे रक्त संचरण, दोबारा जो रक्त संचरण होता है उसका व्याख्या कीजिए तथा इसके महत्व पर भी प्रकाश डाले। चलिए मैं व्याख्या करता हूँ। सबसे पहले मैंने लिखा कि मनुष्य में रक्त को हृदय से होकर 2 बार गुजारना पड़ता है। मनुष्य में जो रक्त जो है मेरे भाई वो हृदय से होकर 2 बार गुजरता है। हृदय के पास 2 बार रक्त आता है, इसलिए इसे दोहरा परिसंचरण तंत्र भी कहते हैं। दोबारा आ गया, एक बार गया फिर से आया, एक बार पंप किया फिर से आया, तो इसलिए इसे दोहरा परिसंचरण तंत्र भी कहते हैं। चलिए इसके बारे में थोड़ा सा विस्तार से जानते हैं, व्याख्या का मतलब विस्तार से कीजिए। तो सबसे पहले आपको ये वाला फिगर बनाने के लिए सीख लेना, ठीक है। यदि डायरेक्ट सिर्फ फिगर बोल देगा, मनुष्य में दोहरे परिसंचरण तंत्र का फिगर बोल देगा, तो आपको ये इतना सा कर दीजिएगा, तो आपका जो है कि 2 मार्क्स मिले जाएगा, ठीक है मेरे भाई। और यहाँ 5 मार्क्स का पूछेगा, तो देखिए मैं यहाँ पे संरचना कर रहा हूँ, व्याख्या कर रहा हूँ, तो समझने का प्रयास कीजिएगा, ठीक है। तो ये कहता है कि शिराओं द्वारा शरीर के विभिन्न भागों से अशुद्ध रक्त हृदय में लाया जाता है। ये क्या कहता है? ये क्या कहता है मेरे भाई? शिराओं, जो शिरा है ना, क्या है मेरे भाई? शिरा जो शिराओं द्वारा, ये शिरा का आपका देखिए यहाँ पे आपका शिरा होगा, शरीर के फुफ्फुस, ये शिरा है, ये वाला पार्ट जो है बीच में ना, ये बीच में जो दिया गया है, ये बीच में जो है मेरे भाई, ये सब आपका क्या है मेरे भाई? शिरा है, ध्यान में रखना। तो क्या कहता है? मनुष्य में रक्त हृदय के, ये क्या कहता है? शिराओं के द्वारा शरीर के विभिन्न भागों से अशुद्ध रक्त हृदय में लाया जाता है। शिराओं के द्वारा, जो शिरा है ये जो बीच में आपको दिख रहा है, बीच में जैसे मनुष्य का ऊपरी भाग, फिर उसके बाद जो है ना, उसके बाद जो ये ऊपरी भाग को कहते हैं ना त्वचा मेरे भाई, चमड़ी को कहते हैं त्वचा, है ना, फिर आपका शिरा, धमनी, इस प्रकार से। तो मेरे भाई वो क्या कहता है? हृदय में लाता है। शिराओं द्वारा शरीर के विभिन्न भागों से अशुद्ध रक्त, जो खराब रक्त है, वो क्या करता है? सब हृदय के पास आता है, ठीक है। कहाँ आता है? हृदय के पास आता है। और जैसे हृदय के पास आता है तो ये देखिए क्या कहता है? हृदय उसे शुद्ध होने के लिए अलग मार्ग से फुफ्फुस में भेज देता है। हृदय क्या करता है? अगला रास्ता से, दूसरा रास्ता से उसे फुफ्फुस में भेज देता है। फुफ्फुस देखिए, फुफ्फुस कोशिकाएं है ना, क्या मेरे भाई? फुफ्फुस कोशिकाएं, देखिए मेरे भाई, तो ये कहता है फुफ्फुस में क्या करता है? भेज दिया। अब आगे देखिए ये सारा फुफ्फुस है, फुफ्फुस कोशिका यहाँ पे, तो वो फुफ्फुस से फुफ्फुस शिरा, देखिए यहाँ पे हृदय से शुद्ध होने के लिए अलग मार्ग, यानी अलग मार्ग से फुफ्फुस में भेज देता है, अलग रास्ता से फुफ्फुस में भेज दिया। जहाँ कार्बन डाइऑक्साइड बाहर विसरित हो जाती है, वहाँ क्या होता है कि कार्बन डाइऑक्साइड क्या होता है? अशुद्ध रक्त में जो कार्बन डाइऑक्साइड सब है वो बाहर में जो कि विसरित, वो अलग चल जाता है। बाकी बात जो है कि जो रक्त है, शुद्ध रक्त है, वो दूसरा नाली में चले गया, ठीक है। और रक्त में आ जाते,
कहता हो जाते और ऑक्सीजन रक्त में आ जाती है। ऑक्सीजन जो है कि वो जो ब्लड रहता है वो रक्त में आ जाता है। ऑक्सीजन कहाँ जाता है? रक्त में आ जाता है मेरे भाई। इस प्रकार ऑक्सीजन इस प्रकार मेरे भाई ऑक्सीजन युक्त रक्त पुनः हृदय में आता है। फिर से वो जो है कि हृदय में फुफ्फुस से जो है कि फिर से वो क्या आता है ना, हृदय में आता है, ठीक है, आता है, जिसे शरीर के अंगों में पहुंचाने के लिए पंप कर दिया जाता है। अब फिर से हृदय में आया, दूसरा मार्ग से फुफ्फुस भेज दिया मेरे भाई। ये दूसरा मार्ग से फुफ्फुस क्या कर दिया? भेज दिया दूसरी हृदय शुद्ध करने, हृदय उसे शुद्ध करने, रक्त को शुद्ध करने के लिए कहाँ भेज दिया? दूसरे रास्ते से फुफ्फुस में भेज दिया। ये फुफ्फुस कोशिका ये है ना। फुफ्फुस के अलावा शरीर के अंगों में कोशिकाएं है। ये फुफ्फुस के अलावा जो ये कोशिका, यहाँ फुफ्फुस का कोशिका है। फुफ्फुसिस शिरा, ये सब शिरा है। फुफ्फुस के लिए फुफ्फुसिस धमनी है, ये धमनी का कार्य करेगा। शरीर के महाशिरा ये सब बना, ठीक है। तो हमने यहाँ पे क्या कर रहा, व्याख्या कर रहा, ठीक है। तो इसको मिटा तो हृदय क्या करता है, वो जो रक्त लेता है ना, हृदय शुद्ध होने के लिए, शुद्ध बनने के लिए, शुद्ध रक्त को शुद्ध करने के लिए फुफ्फुस में भेज देता है, दूसरा रास्ता से भेज देता है। फिर वे फुफ्फुस वहीं पे भेज देता है, ठीक है। वो क्या करता है, कार्बन डाइऑक्साइड हटा देता है, ऑक्सीजन, रक्त और ऑक्सीजन को मिला देता है, ठीक है। और इस प्रकार ऑक्सीजन युक्त हो पुनः हृदय में फिर से वो आ गया। फिर से क्या किया, रक्त हृदय में आ गया, शुद्ध हो गया। अब ये हृदय क्या करेगा, पूरे शरीर के अंगों में पहुंचाने के लिए पंप करता है। यहाँ से हृदय पंप करता है। किसी को मेरे पास पंप कीजिएगा, प्रेशर डालिएगा, है ना, तो वहाँ डायरेक्ट जो कि पूरे शरीर में पंप हो जाता है, ठीक है। आप साइकिल के ट्यूब में हवा लीजिएगा तो जब एक जगह पे जब मेरे पास पंप कीजिएगा तो पूरे बॉडीज में जो कि हवा भर जाता है। उसी प्रकार से पूरे बॉडीज में वो शुद्ध रक्त जो है कि क्या जाता है, चले जाता है, ठीक है मेरे भाई। चलिए यहाँ तक समझ में आ गया। देखिए मेरे भाई, महत्व में हमने क्या लिखा, हमारा हृदय बाएं और दाएं भागों में बांटा होता है, ठीक है। हमारा हृदय जो कि दो भाग में बांटा हुआ, एक दाएं भाग एक बाएं भाग, ठीक है। इस विभाजन से मनुष्य तथा यहाँ पे होगा पक्षी, मनुष्य तथा पक्षी, ठीक है मेरे भाई, मनुष्य तथा पक्षी को बहुत लाभ होता है। ऐसे इस क्रिया में क्या होता है, मनुष्य और पक्षी को लाभ होता है। इसे दक्षता पूर्वक ऑक्सीजन की, देखिए थोड़ा सा मिटा तब पक्षी मान लिख लेना, ऑक्सीजन की आपूर्ति होती है। इसे क्या होता है, ऑक्सीजन की आपूर्ति होती है। पक्षियों के लिए भी महत्वपूर्ण है क्योंकि शरीर के ताप विनिमय के लिए निरंतर ऊर्जा की आवश्यकता होती है। ताप विनिमय के लिए जो है ना, विनिमय का मतलब क्या ना, विनिमय का मतलब हुआ कुछ कोई चीज़ दे देना, आदान प्रदान करना, ठीक है। तो ये विनिमय के लिए नियंत्रण है ना, ऊर्जा की आवश्यकता होती रहती। ये था आपका प्रश्न मेरे भाई, ये था आपका प्रश्न। देखिए मनुष्य में हृदय, रक्त की संरचना, ये सारा चीज़ हमने बता दिया, ठीक है। ये देखिए ये मेरे भाई 16वां नंबर यहाँ पे लिखा गया, आपका 30 लिखा गया, 16वां नंबर होगा। देखिए हमने यहाँ पे लिखा ये 16वां नंबर। चलिए यहाँ पे से देखिए ये 16वां नंबर है, ठीक है। तो यह देखिए क्वेश्चन क्या पूछा, बोला कि SI मात्रक के साथ विद्युत धारा बताइए, विभवांतर है ना, और प्रतिरोध को परिभाषित करें और इनमें संबंध नियम की व्याख्या के साथ साथ स्थापित करें। कोई दिक्कत नहीं मेरे भाई, यहाँ पे देखिए बिल्कुल मेरे भाई सरल लैंग्वेज में समझाने का प्रयास किया हूँ, समझने का प्रयास कीजिएगा। तो हमने पहले लिखा विद्युत आवेश यानी विद्युत धारा क्या है ना। तो विद्युत धारा क्या है, तो आप विद्युत धारा पहला पॉइंट में लिखा विद्युत धारा। आप विद्युत धारा दे करके यहाँ पे टेस्ट यहाँ पे लिख दीजिएगा मेरे भाई, हो है ना, विद्युत धारा लिख दीजिएगा, ठीक है। अच्छा रहेगा विद्युत धारा, है ना, विद्युत धारा लिख लीजिएगा 1 नंबर दे करके। अब उसके बाद आपको लिखना है, ठीक है ना। तो हमने लिखा विद्युत आवेश के प्रवाह की दर को विद्युत धारा कहते हैं, ठीक है। तो विद्युत धारा आपको लिख ही लेना, ठीक है, लिख ही लेना, इसको छोड़ना बिल्कुल ही नहीं है, ठीक है। विद्युत धारा लिख करके जो कि आपको लिखना है, क्योंकि यहाँ पे मिस्टेक हो गया हमेशा, ठीक है। इसका SI मात्रक 1 एम्पियर होता है, इसे एमीटर से मापा जाता है। आप ध्यान से देखिए, ये हमने ये आपको क्या, ये जो हमने इस प्रकार से जो हमने डिब्बा बॉक्स में अंदर में जो हेडलाइन क्या, इसको हम थोड़ा समझाने के लिए यूज किया हूँ मेरे भाई। यहाँ पे आपको ये चीज़ लिखना नहीं, बस समझना। हाँ, अगर सिर्फ आपसे पूछ दे विद्युत धारा किसे कहते हैं क्या है, तब ये वाला सूत्र भी लिख दीजिएगा तो बहुत अच्छा है, ठीक है। क्या मेरे भाई, इतने सा लिखना है, इसी को हमने यहाँ पे लिखा, यहाँ पे डिफाइन किया कि इसको क्या कहते हैं, ठीक है। हालांकि इसमें भी लिख दीजिएगा तो I बराबर Q/T, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। चलिए, हालांकि जो पूछा था वो इतना सही लिख दीजिए। क्या बोले, विद्युत आवेश के प्रवाह की दर को विद्युत धारा कहते हैं। यानी हम कह सकते हैं विद्युत धारा का फॉर्मूला, धारा को I से डिनोट करता हूँ मेरे भाई, है ना, और Q से आवेश को, हालांकि यहाँ पे लिख दिया Q आवेश है, T समय है, धारा क्या है, I है। ये हमने थोड़ा सा बताने का प्रयास किया ताकि आपको भी समझ में आ सके। अब देखिए धारा कब प्राप्त होगा, विद्युत धारा कब प्राप्त होगा, जब समय से आवेश में भाग दे देते हैं, ठीक है। आप लिख सकते हैं जब भी विद्युत धारा प्राप्त करते हैं तब क्या होता है, समय से आवेश में भाग देना पड़ता है।
है ना। जब समय से आवेश में भाग देते हैं तब विद्युत धारा प्राप्त होता है, ऐसे भी बोल सकते हैं। तो इसलिए धारा बराबर फॉर्मूला क्या आता है, आवेश बटा समय, ठीक है। तो ये था, हमने यहाँ पे क्या बोला, विद्युत आवेश के, आवेश तो यही हुआ, आवेश के प्रवाह की दर को, प्रवाह यदि प्रवाह जो टाइम है, दर को विद्युत धारा कहते हैं। इसका असाय मात्रक एम्पियर है, एम्पीयर है, ये एम्पियर है, ठीक है, एम्पियर है होता है। इसे एमीटर भी, एमीटर से मापा जाता है। ये खत्म। दूसरा का पॉइंट समझिए, दूसरा का पॉइंट भी आपको जो कि हेडिंग देना है मेरे भाई, यहाँ पे लिख देना है। थोड़ा सा मिसप्रिंट हो गया है, लिखने के लिए छोड़ दिया, तो विभवांतर लिख देना, ठीक है। तो पता चलेगा कि टीचर को अच्छा विभवांतर लिख करके भेज दिया। तो किसी धारावाही परिपथ में एकांक आवेश को एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने में किया जाने वाला कार्य को विभवांतर कहते हैं। विभवांतर का असाय मात्रक वोल्ट होता है। यानी कि मेरे भाई कहीं पे हमने कहा किसी धारावाही, कोई धारावाही यहाँ से धारा बह रहा है, यहाँ से करंट आ रहा है, ठीक है, परिपथ में एकांक आवेश एक अंग में है, एक साइड में है। अब दूसरे बिंदु तक एकांक आवेश से, एक बिंदु से, यहाँ एक बिंदु एकांक आवेश से दूसरे बिंदु तक, यहाँ आगे दूसरे बिंदु तक ले जाने में किया जाने वाला कार्य, यहाँ से यहाँ तक आने में जो काम लगा, काम किया जो, वही विभवांतर कहा, उसी को कहेंगे विभवांतर, ठीक है। अंतर, इन दोनों के बीच अंतर विभवांतर कहलाएगा। तो एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने में जो कार्य करता है, जो काम किया जाता है, उसे विभवांतर कहते हैं, ठीक है। चलिए, तब विभवांतर यहाँ पे लिख लीजिएगा पहले मेरे भाई, यहाँ पे विभवांतर लिख लीजिएगा, है ना। विभवांतर लिख करके जो कि आपको लिखना है, तीसरा नंबर में आपको क्या लिखना है, ओम लिख लेना है। ओम है ना, ये सॉरी प्रतिरोध है, प्रतिरोध है। तो यहाँ पे आपका प्रतिरोध लिख करके डेस देना, प्रतिरोध, ठीक है मेरे भाई। ये थोड़ा सा मिसप्रिंट हुआ हमसे, प्रतिरोध लिख करके डेस देना ताकि समझ में आए, आपको पता चले। अब देखिए क्या लिखे, देखिए ये सारा क्वेश्चन 2-2 मार्क्स का है, ध्यान में रखना। आपको अलग अलग करके पूछेगा, बोलेगा प्रतिरोध किसे कहते हैं, इसका असाय मात्रक लिखे तो 2 मार्क्स देगा। हालांकि इसमें 5 मार्क्स है, तो पहले इसी कैटेगरी से पूछा जाता था, हमने लिखा। तो किसी चालक के सिरों पर लगाए गए विभवांतर, कहता कोई चालक है, कोई करंट है किसी में, है ना, उसके सिरा पर विभवांतर, ये वाला जब भी विभवांतर लगा, एक बिंदु से दूसरा पॉइंट है, विभवांतर लगाए गए विभवांतर तथा उसमें प्रभावित धारा, विभवांतर से जो प्रभावित धारा है उसका अनुपात को उस चालक का प्रतिरोध कहलाता है, ठीक है, समझिए। इसका असाय मात्रक ओम है। यहाँ पर आप समझने का प्रयास कीजिए मेरे भाई। कोई भी चालक तार है, ठीक है, चालक तार है जिसमें करंट आता जाता हो, उसमें जब विभवांतर लगाते हैं, उसी में से जो धारा प्रवाहित होता है ना, उसके अनुपात को, है ना, रेशियो को ही चालक का प्रतिरोध कहलाता है। इसका असाय मात्रक ओम है, ठीक है। अब देखिए मेरे भाई, यहाँ पे हमने लिखा ओम के नियम। अब देखिए ओम का नियम आपके लिए बहुत VVI है मेरे भाई, ये 2 मार्क्स का पूछेगा। देखिए पूरा एक जोड़िया पूछ जाए तो 3-4 क्वेश्चन यहाँ पे आपका कवर हो रहा है, ठीक है। तो ओम के नियम, यहाँ भी आपको ओम के नियम लिख करके डेस दे देना मेरे भाई, ठीक है। तो यहाँ पे क्या लिखे हमने, ओम के नियम का कहना है, ओम का नियम कहता है कि भाई कंडक्टर आप जान रहे हैं ना, गाड़ी चालक वहाँ देखिए, वहाँ पे होगा कंडक्टर, बस कंडक्टर होगा, है ना, बस कंडक्टर जो पैसा सब वसूली करता है। तो यहाँ पे भी वही है, कहता ओम के नियम का कहना है कि कंडक्टर कहते हैं चालक, जहाँ से करंट चालक, कंडक्टर जान है ना, आपका बोर्ड सब में भी लगा हुआ रहता है कंडक्टर, वहीं से लाइन जो कि चारों बगल छिड़ियाता है, वो निकाल दीजिए, कहानी खत्म। तो कंडक्टरों के माध्यम से बहने वाले धारा, उसी के माध्यम से जो धारा बहता है ना, इसके पार वोल्टेज के समानुपाती होते हैं। धारा जो है इसके पार वोल्टेज के समानुपात, धारा जब उसके पार आता है वो वोल्टेज के क्या आता है, समानुपाती होते हैं। जैसे यहाँ पर हमने लिखा, ये भी लिख देना, ओम के नियम से ये भी विभवांतर, ये समानुपाती, ये आपका क्या लिखा, धारा लिखा। ये समानुपाती ये अभी निश्चित नहीं है, इसे निश्चित करने के लिए मेरे भाई कुछ ना कुछ मानना पड़ेगा। तो प्रतिरोध बराबर रेजिस्टेंस बराबर रेजिस्टेंस, ये आर से दिखाता प्रतिरोध को, ठीक है। तो R बराबर हम कह सकते हैं V/I। अब ये निश्चित हो गया कि R बराबर ये प्रतिरोध बराबर विभवांतर बटे धारा हो गया, ये हो गया। अब हमें हमका नियम का फॉर्मूला लगाना, सूत्र लगाना, तो हम I बराबर का ये V बराबर हम कह सकते हैं विभवांतर बराबर ये I गुना R हो जाता है, तो V बराबर हो जाएगा IR हो जाएगा, ठीक है। ये आगे ओम के नियम का सूत्र देखिए, यहाँ पे हमने वही चीज़ लिखा। मेरे इतना सा काम आपको कर देना। ये नियतांक का मतलब क्या, आपका फिक्स कर दिए, समानुपाती का चिन्ह जैसे समानुपाती है तो हम इसको नियतांक कह सकते हैं। नियतांक मतलब अभी निश्चित नहीं है, निश्चित बनाने के लिए नियतांक के स्थान पर R लाया। जैसे R लाया प्रतिरोध को लाया, अब ये निश्चित हो गया कि भाई प्रतिरोध बराबर है, प्रतिरोध कब ज्ञात होगा, जब धारा से विभवांतर में भाग लगेगा।
फिर हमें निकाला ये विभवांतर बराबर फॉर्मूला आई आर, यानी यही ओम के नियम का सूत्र है, ओम का नियम का सूत्र यही है। ठीक है, चलिए मेरे भाई ये हमने क्या क्या आज पूरा कंप्लीट कर दिया। 2011 का जो फर्स्ट सीटिंग जो पूछा गया प्रथम पाली, एक भी क्वेश्चन नहीं छोड़ा, ये आपका अथवा था मेरे भाई। मेरे भाई पसंद आया तो दिल से एक लाइक तो बनता है मेरे भाई, है ना, आपसे कुछ नहीं मांग रहा, बस मेरे भाई एक लाइक कर दो और सब्सक्राइब नहीं किए तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर दो, क्योंकि ऐसे ऐसे वीडियोज़ जो आपको मिलते रहेगा। और मित्रों के साथ अवश्य मेरे भाई शेयर कर दे, अपना ग्रुप में शेयर कर दे, व्हाट्सएप ग्रुप पर, फेसबुक ग्रुप पर, जहाँ फैलाना फैला दीजिए मेरे भाई, है ना। और कमेंट करके बताइए मेरे भाई कि यह वीडियो आपको कैसा लगा। नेक्स्ट दिन मिलेंगे इनसे आगे लेकर के, अब है ना, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।